हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है? ए प्लेसेंटा, बी अम्बिलिकल कॉर्ड, सी गर्भाशय, डी योनि। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्लेसेंटा। नेक्स्ट, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? 5वें दिन, 11वें दिन, 20वें दिन, दूसरे दिन। सही आंसर है ऑप्शन बी 11वें दिन। क्वेश्चन 3, टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फीटल ऑरिजिन का होता है? 1/5वां भाग, 1/4वां भाग, 4/5वां भाग, 1/2वां भाग। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4/5वां भाग। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 500 ml, 150 ml, 1000 ml, 50 ml। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 500 ml। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो की दर लगभग होती है 400 ml प्रति मिनट, 2000 ml प्रति मिनट, 200 ml प्रति मिनट, 1000 ml प्रति मिनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 400 ml प्रति मिनट। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस शोन इन द इमेज। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इमेज का नाम क्या है और किस लिए यूज की जाती है। ऑप्शन देखेंगे, निटिनॉल स्टेंट, एंडोट्रैकियल ट्यूब, मॉन्टगोमरी ट्यूब, सस्पेंशन लैरिंजोस्कोप। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसका आपको बताना ये क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉन्टगोमरी ट्यूब है। इसको श्वास नली में डाला जाता है जब श्वास नली किसी कारण से उसमें सांस भेजना हो। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। The Montgomery T-tube is a valuable tracheal stent that provides a functional airway while supporting the tracheal mucosa. It is used in benign and malignant tracheal diseases and provides symptomatic relief to the majority of the patients. T-tube are simple to insert and rarely cause serious complication. ये जो मॉन्टगोमरी टी ट्यूब्स होते हैं इनको आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है और इनसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेश टेस्ट इज रिलेटेड टू विब्रियो, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया, लिम्फोग्रेन्युलोमा, वेनेरियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Previously, the Frey test was the only method available to identify a chlamydial infection. The Frey intradermal test is only of historical interest. The test was based on a positive hypersensitivity to an intradermal standardized antigen lymphogranuloma venerum, which indicated past or present क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। पहले फ्रेई परीक्षण क्लेमाइडियल संक्रमण की पहचान करने के लिए उपलब्ध एकमात्र विधि थी। फ्रेई इंट्राडर्मल परीक्षण केवल ऐतिहासिक रुचि का है। यह परीक्षण एक इंट्राडर्मल मानकीकृत एंटीजन लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरियम के प्रति सकारात्मक अति संवेदनशीलता पर आधारित था, जो पिछले या वर्तमान क्लेमाइडियल संक्रमण का संकेत देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट कॉमन डिप्रेशन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ। अधिकतर अवसाद के इस केस में किसकी डिफिशियंसी देखी गई है? डोपामीन, एस्टिलकोलिन, गाबा, 5-HT। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5-HT। 5-HT और सेरोटोनिन इज अ बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। देखिए, डिप्रेशन में 5-HT की कमी हो जाती है जिसका दूसरा नाम सेरोटोनिन है।
और सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर या ये सेरोटोनिन पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। इसकी कमी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। A subjective feeling about what is right or wrong in psychiatric medicine is said to be। आपको अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बायोएथिक्स, वैल्यूज, रिलीजन, मोरलिटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको मोरलिटी कहते हैं। तो मोरलिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेंशंस, डिसीजंस एंड एक्शंस बिटवीन दोज दैट आर distinguished as proper and those are not and that are improper। अच्छे और बुरे इरादों, निर्णयों और कार्यों में अंतर करना ये मोरलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंटीडोट फॉर एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग इज ए एट्रोपिन, बी पाइसोस्टिग्मीन, सी पायरोडॉक्सिन, डी बीटा ब्लॉकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पाइसोस्टिग्मीन। Next question, the active immunization for tetanus is anti-tetanus toxoid, tetanus immunoglobulin, tetanus toxoid, plain toxoid। Correct answer is option C, tetanus toxoid। Next question, low calorie diet are designed for the patient diagnosed with लो कैलोरी डाइट किस प्रकार के पेशेंट को देनी चाहिए? कैंसर वाले को, डायबिटीज मेलाइटस वाले को, स्ट्रोक वाले को या ब्रोंकियल अस्थमा को। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डायबिटीज मेलाइटस वाले रोगी को लो कैलोरी डाइट का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो प्राइमरी ग्रुप का जो मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण होता है वो होता है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रेसिपिटस लेबर? अ लार्ज फीटल साइज, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी, एडवांस्ड मैटरनल एज, मल्टीपैरिटी। करेक्ट आंसर होगा जो रिस्क फैक्टर है प्रेसिपिटस लेबर का वो होता है मल्टीपैरिटी, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंडीशन डिस्टल पल्स इज प्रीफर्ड रादर देन एपिकल पल्स? किस स्थिति में डिस्टल पल्स को प्रीफर किया जाता है एपिकल पल्स की तुलना में? ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, बी है शॉक, सी है एरिथमिया और डी है हार्ट ब्लॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉक में डिस्टल पल्स को प्रीफर करते हैं एपिकल पल्स की तुलना में। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैज द मोस्ट पोटेंट पेरिफेरल स्मूथ मसल डायलेटर इफेक्ट? इनमें से एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि पेरिफेरल स्मूथ मसल्स को डायलेट करने का अच्छा इफेक्ट करता है, उसका नाम बताना है। ए है निफेडिपिन, बी डिल्टियाजेम, सी निमोडिपिन, डी वेरापामिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निफेडिपिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट काजिंग पार्किंसोनिज्म इज? किस तत्व से पार्किंसोनिज्म होता है? जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नीज के कारण पार्किंसोनिज्म होता है। अगला प्रश्न है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन एडिशन टू टोटल कैलोरीज फॉर ए लैक्टेटिंग मदर फ्रॉम 0 to 6 मंथ। एक लैक्टेटिंग मदर है, उसके लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। 350 कैलोरी, 450 कैलोरी, 550 कैलोरी, 600 कैलोरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 350 कैलोरी। व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ सेपरेशनल एंजाइटी? डिप्रेशन, डेस्पेयर, डिटैचमेंट, प्रोटेस्ट। तो सेपरेशनल एंजाइटी की
थर्ड स्टेज क्या होगी? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डिटैचमेंट होगी या अलगाव होगा, अलग होने होगा। एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ फियर, dread and uneasiness. It might cause you to sweat, feel restless and tense, and have a rapid heartbeat. It can be a normal reaction to stress. For example, you might feel anxious when faced with a difficult problem at work, before taking a test, or before making an important decision. What are the three separational anxiety stage? तो सेपरेशनल एंजाइटी स्टेज की जो तीन स्टेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो स्टेज है प्रोटेस्ट, वांटिंग यू टू स्टे, डेस्पेयर, क्राइंग एंड बिट्राइंग, डिटैचमेंट, होल्डिंग टुगेदर अंटिल यू कम बैक। अगला प्रश्न देखेंगे। रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली शैलो for 2 or 3 breaths followed by irregular periods of apnea termed as Kussmaul's respiration, Kyne's stroke respiration, Biot's respiration, hyperventilation. Correct answer is option C, Biot's respiration. Biot's breathing is a term rarely used today that describes an abnormal respiration pattern. तो abnormal respiration pattern को Biot's breathing कहते हैं। Biot's breathing occurs when periods of apnea alternate irregularly with a series of breaths of equal depths that terminate abruptly and is associated with meningitis. ये देख सकते हैं कंडीशन दी गई है किस प्रकार से ये नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है और ये काइन स्ट्रोक सिंड्रोम है। इसके बाद बायट्स ब्रीदिंग है, एक कुस्मॉल्स है, एपनिया में कोई अप डाउन नहीं हो रहा है, बिल्कुल करे सीधी लाइन चल रही है। हाइपर एपनिया में ये हाइपर एपनिया साइन है, ये हाइपर वेंटिलेशन है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। कुछ इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए थे, उनके बारे में भी जरा डिटेल में देख लेते हैं। काइन स्टॉक रेस्पिरेशन इज एन एटिपिकल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्विंग डीप ब्रीदिंग फॉलोड बाय शैलो ब्रीदिंग। तो काइन स्टॉक जो रेस्पिरेशन होता है इसमें डीप ब्रीदिंग होता है, उसके बाद शैलो ब्रीदिंग होता है। इट इज अ सीरियस कंडीशन दैट यूजुअली अकर्स ड्यू टू एन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन सच एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। और इस प्रकार की जो समस्या है वो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में दिखाई देती है। अब कुस्मॉल्स ब्रीदिंग के बारे में देखते हैं। अत्यधिक सांस लेने के कारण रक्त में CO2 का स्तर कम हो जाता है। यह हाइपर वेंटिलेशन के कई लक्षणों का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्यूबरक्यूलोसिस इन इंडिया। भारत के संदर्भ में आपको टीबी के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से बताना है इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 to 25 for ending TB in the country by 2025. Second, multi-drug resistance TB, MDR TB, is another emerging threat to TB eradication and is a result of deficiency or deteriorating TB control program. तो इसमें आपको बताना है कि ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में ये दो तथ्य दिए गए, इनमें से कौन से सही हैं, दोनों सही हैं या एक ही सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। टीबी इज काज्ड बाय बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग्स। और ज्यादातर जो टीबी होती है ये लंग्स को अफेक्ट करती है। टीबी इज स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन पीपल विद लंग टीबी
cough, sneeze, or spit. A person needs to inhale only a few germs to become infected. Every year 10 million people fall ill with tuberculosis. प्रत्येक वर्ष जो है 10 लाख लोगों को ये टीबी होने की संभावना होती है। सॉरी, 10 मिलियन लोगों को, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसको क्लियर करना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका एमडीआर टीबी क्या होता है। एमडीआर टीबी इज डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजेट एंड रिफार्मसिन। एमडीआर टीबी उस टीबी को कहते हैं जो आइसोनियाजेट और रिफार्मसिन से रेजिस्टेंस हो चुकी हो, with or without resistance to other anti-TB drugs. नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, भारत सरकार ने इसको खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया है 2025 तक इसको एरेडिकेट करने के लिए। Improving and expanding early detection in TB and testing drug resistance in TB to correctly treat TB to prevent any emergence of drug resistance and thus cut the chain of transmission, building capacity for continuous surveillance. नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। विच साइन ऑफ इज कंसिडर्ड एज वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा लक्षण प्रेगनेंसी का वेलकम साइन है। लाइटनिंग, सोइंग, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, क्विकनिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइटनिंग। At the end of the third trimester, the baby settles or drops lower into the mother's pelvis. This is known as dropping or lightening. Dropping is not a good predictor of when labor will begin. In first time, mother's dropping usually occurs 2 to 4 weeks before delivery, but it can happen earlier. Next question. Which bone is the part of pelvis? Innominate bone, sacrum, coccyx, all of above. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, all of above. ये सभी बोन्स पेल्विस बोन्स हैं। पेल्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग आवर अपर बॉडी वेट। जो पेल्विस होता है वो अपर बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है। The pelvis is defined as the middle part of the human body. ये human body का middle part होता है between the lumbar region of the abdomen superiorly and thighs inferiorly. The human pelvis is composed of bony pelvis, the pelvic cavity, the pelvic floor and the perineum.